और अब सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन। 2024 में जनवरी के बाद जून के महीने में सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की ही हो रही है। सोशल मीडिया पर इसे खूब ट्रेंड कराया जा रहा है, लेकिन अब सीएम योगी के तर्कश से ऐसे तीर निकले हैं जो अयोध्या को लेकर नैरेटिव फैलाने वालों की हवा निकाल देने वाले हैं। कैसे, किस नैरेटिव की हवा? सवाल पब्लिक का की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि अयोध्या का नाम बदनाम करने के पीछे कौन से लोग लगे हुए हैं और उन्हें सबक सिखाने की तैयारी कितनी बड़ी। कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे? अयोध्यावासी भाजपा के सदैव ऋणी रहेंगे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अयोध्या को लाके खड़ा कर दिया है। क्या अयोध्या के चुनाव में राम लहर नहीं चली या बीजेपी के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाया गया? क्या राम मंदिर के नाम पर भ्रम फैलाया गया और मुआवजे को लेकर दुष्प्रचार किया गया? महज 4 महीने में अयोध्या की हवा कैसे बदल गई? 22 जनवरी 2024 को जब 500 साल के बाद भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, भवन में जब रामलला मुस्कुराए तो ऐसा लगा कि अब की बार बीजेपी के 400 पार का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन ना तो बीजेपी के 400 पार का सपना पूरा हुआ और ना ही बीजेपी फैजाबाद सीट ही जीत पाई। जिसके बाद ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि अयोध्या के सौंदर्यीकरण में लोगों को सही से मुआवजा नहीं दिया गया, जिसका जो अब ये मकान जो टूटा है और इसमें ये लोग, बहुत लोग तो खुश हैं, मुआवजा भी उनको मिला उसमें से। लेकिन अगर कम ज्यादा मिला तो इससे क्या होता है? अगर विकास तो हुआ, अगर कुछ हुआ तो कुछ दिया गया तो कुछ लिया गया, और ज्यादा ही उन्होंने दिया है, लिया नहीं है कुछ। सुना आपने, जो लोग ये नैरेटिव फैला रहे थे कि अयोध्या वासियों के आंसू ने बीजेपी को हरवाया, वो ये कान खोलकर सुन ले कि अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए 1253 करोड़ से भी ज्यादा मुआवजा दिया गया। ये जानकारी अयोध्या प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी करके दी, जिसमें यह भी बताया गया कि इतनी बड़ी राशि कहां-कहां बांटी गई। शहर के सौंदर्यीकरण और सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान रामपथ, भक्ति पथ, राम पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर 4616 दुकानदार प्रभावित हुए। इनमें 4215 दुकानदारों या व्यापारियों पर आंशिक रूप से असर पड़ा। 401 दुकानों को पूरी तरह विस्थापित किया गया। इसमें 339 दुकानदारों को अथॉरिटी के द्वारा दुकानें अलॉट की गई। व्यापार प्रभावित होने के कारण हर एक दुकानदार को 1 लाख से 10 लाख तक का भुगतान अलग से किया गया। इसके अलावा 1845 भूमि मालिक या भवन मालिक प्रभावित हुए, जिन्हें 952 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए मुआवजे के तौर पर कुल मिलाकर 1253 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। और वहां के लोगों की बातें सुनवाते हैं। अयोध्यावासी भाजपा के सदैव ऋणी रहेंगे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अयोध्या को लाके खड़ा कर दिया है। किसी भी गली में जाइए, किसी भी सड़क पे जाइए, ये नहीं कि सिर्फ रामपथ की बात हो रही है, पूरे शहर का, अयोध्या को जो इन्होंने नगर पालिका से नगर निगम में कन्वर्ट किया है, उस नगर निगम के अकॉर्डिंग पूरे शहर का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत आरोप है, ये विपक्षियों की चाल है। हम देश की जनता से ये कहना चाहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, और दुनिया के बहकावे में आप मत आइए। तो अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की हार की वजह मुआवजा नहीं बल्कि कुछ और है। गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे? साधु संत आहत हैं, राम भक्त आहत हैं, अयोध्या वासी आहत हैं। जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहां आखिर बीजेपी हारी कैसे? इसे लेकर जो नैरेटिव फैलाया गया, उससे नेगेटिविटी और हावी हुई। सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष के लोगों की तरफ से नेगेटिव बातें की जाने लगी, जिसका सीधा असर अयोध्या पर पड़ने लगा। अभी तो यहाँ खड़े हैं, यात्री नहीं है तो इसलिए खड़े हैं सर। क्या वजह? वजह यह है कि 4 तारीख से थोड़ा गंभीर था, अभी सवारी नहीं निकल रहा है तो अभी खड़े हैं, कमाई नहीं हो पा रहा है। पहले यात्री ज्यादा आते थे, अभी यात्री कम हो गए। 4 तारीख से ज्यादा भारी पड़ने लगा है कमाई पे। डिसीजन जो आया है, हाँ, डिसीजन से ज्यादा फर्क पड़ गया सर।
अयोध्या को लेकर भला बुरा कहने वाले पोस्ट वायरल हुए। अयोध्या वासियों को भी भला बुरा कहा जाने लगा। व्यापारिक से लेकर सामाजिक बहिष्कार तक की बातें कही गई। ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट्स को लेकर कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। इधर अयोध्या रेंज के डीजी ने सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया। कुछ मामलों में शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज भी किया गया। लोगों से अपील की गई है कि इस तरह के विवादित पोस्ट देखते ही शिकायत दर्ज कराएं। क्या वाकई चुनाव नतीजे का असर अयोध्या पर पड़ने लगा है? क्या चुनाव के बाद रामलला दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या कम होने लगी? क्या 4 जून के बाद अयोध्या की इकोनॉमी में गिरावट शुरू हो गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन के बाद हर रोज 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने आते थे। हर महीने मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता था। बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक महज 2 महीने में अयोध्या की इकोनॉमी 400% बढ़ गई। मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी के दाम 10 गुना तक बढ़ गए। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जाने लगा कि अयोध्या के अर्थशास्त्र से यूपी की 1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जीएसटी कलेक्शन के मामले में यूपी चौथा बड़ा स्टेट बन गया है। इस ग्राफ में 19% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें राम मंदिर का बड़ा योगदान है। ये आंकड़े उन लोगों को देख लेने चाहिए जो अयोध्या को लेकर फेक नैरेटिव चला रहे हैं। आपको सांसद बनाना चाहते अयोध्या से और आप भी जीतेंगे। हमने गुणा भाग लगा दिया है कि आपकी बिरादरी इतनी है, ये बिरादरी इतनी है, और आपके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लड़ेगा तब भी आप जीतेंगे। तो उनका एक कॉन्फिडेंस था, उनका यकीन और भरोसा था, और उस यकीन और भरोसा को जनता ने पूरा, हम तो खरे उतरे हैं। नतीजे आए 1 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अयोध्या को लेकर शोर अब तक नहीं रुका। मंगलवार को ही महाराष्ट्र के बारामती में शरद पवार ने कहा कि राम मंदिर चुनावी एजेंडा नहीं बन पाया, और रायबरेली में राहुल गांधी ने भी राम मंदिर को लेकर तंज कसा। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं। आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती, और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता। अयोध्या एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का हब बनेगा। चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता के बाद अब अयोध्या में एनएसजी का 6ठा कमांडो सेंटर खोला जाएगा। मतलब जल्द ही अयोध्या में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज तैनात हो जाएंगे, जिनकी बाज जैसी नजर और अचूक निशाने से आतंकी भी थर-थर कांपते हैं। अयोध्या से दूसरी खबर राम भक्तों को रोमांचित करने वाली है। वो ये कि राम मंदिर के सभी 24 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई जा रही है। सितंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। भगवान श्री राम यही बताती हैं कि चुनाव के बाद अयोध्या में ना तो राम भक्तों की संख्या कम हुई है, ना ही उनके जोश में कोई कमी आई है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि देश में सियासत करने के लिए और मुद्दे हैं। आप खूब सियासत करो, बस राम लला को बख्श दो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और चुनाव नतीजों के बाद कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने कहा कि गठबंधन का दौर लौट आया। हालांकि बीजेपी कह सकती है कि गठबंधन का दौर गया ही कब था। अब की बार जरूर बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं आया और बीजेपी को सहयोगियों की आवश्यकता है, लेकिन 2014 और 2019 भी एनडीए के सहयोगियों को मंत्रिपरिषद में जगह तब भी मिली थी। आपने देखा पिछले 1 हफ्ते में एनडीए की तरफ से कई संकेत दिए गए हैं जो एनडीए की मजबूती ही दिखा रहे हैं, और इसके ठीक उलट क्या विपक्ष के इंडी अलायंस में खटपट शुरू हो गई है? सवाल पब्लिक का की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। कांग्रेस कहती रही है कि नरेंद्र मोदी की नई सरकार बैसाखी पर है। कांग्रेस कहती रही है कि एनडीए नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, लेकिन नरेंद्र मोदी की दलील ही दूसरी है।
एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। नरेंद्र मोदी क्यों ऐसा कह सके? क्योंकि 1998 में बना एनडीए कभी ठप नहीं पड़ा। भले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता आए गए और फिर आए, या सुखबीर बादल और उद्धव ठाकरे बिछड़ गए हों। अब लाख टके का सवाल यह है कि क्या 2024 की बदली हुई परिस्थितियों में एनडीए का यही मूल स्वरूप बना रहेगा? जवाब है, इसकी संभावना बहुत प्रबल है। कुछ तथ्य देखिए। 272 के आंकड़े से बीजेपी के 32 सीटें दूर होने के बावजूद एनडीए की सरकार में नरेंद्र मोदी की छाप साफ दिखी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पदों पर निरंतरता बनी रही। मिशन 2047 के नरेंद्र मोदी के विजन में आड़े आ सके। गठबंधन राजनीति की ऐसी कोई मजबूरी नहीं दिखी। अगर एनडीए के उलट विपक्ष के इंडिया अलायंस की बात करें तो क्या यही केमिस्ट्री वहां नजर आती है? 4 जून को नतीजे आए और 12 जून आते आते राज्यों में इंडिया अलायंस की खटपट उजागर है। सबसे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन सिर्फ लोकसभा तक था। फिर हरियाणा में कांग्रेस की ओर से संकेत दिया गया कि वो विधानसभा इंडिया अलायंस के बगैर लड़ने में सक्षम है। ये पहले दिन से स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। हमने मिलकर के चुनाव लड़ा है। जहां तक विधानसभा की बात है, विधानसभा के लिए कोई गठबंधन अभी तक नहीं बना है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। जहां तक इस बात हम कह चुके हैं, ये लोकसभा तक का गठबंधन था। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी स्वयं सक्षम है। 90 के 90 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है। महाराष्ट्र में भी एमएलसी चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस में तलवारें निकल चुकी थी। मंगलवार को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले लाख कोशिशों के बावजूद उद्धव ठाकरे से संपर्क नहीं साध सके थे। वैसे तो उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस का दावा है कि विधान परिषद चुनावों को लेकर चल रहा विवाद सुलझ चुका है। मुंबई की दोनों सीटों पर शिवसेना यूबीटी लड़ रही है। नासिक की सीट कांग्रेस छोड़ने को तैयार है क्योंकि उम्मीदवार का नाम उन्हीं का सुझाया हुआ था, जबकि कोंकण की सीट शिवसेना छोड़ने के लिए तैयार है, जिस पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। लेकिन जनता तक खटपट का संदेश जोरदार तरीके से पहुंच चुका है। सवाल जो है वो महाविकास अघाड़ी के बीच के अनबन को लेकर के अगर पूछो तो क्या ये उद्धव ठाकरे इनकी जो मनमानी जिसे कहा जाता कि बिना महाविकास अघाड़ी को कॉन्फिडेंस में लिए जो फैसला लिया, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आगे विधानसभा की तरफ कैसे बढ़ेगा? ऐसा है, आपने मनमानी कौन कर रहा है, आप खुद ही बोल रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस में राष्ट्रीय पक्ष है। कांग्रेस को जो लोग हैं कांग्रेस के साथ, उनको सबको लेके चलने का काम कांग्रेस करती है। और आज भी हम महाविकास आघाड़ी कर हम चुनाव लेकिन आप चाहेंगे कि मैसेज क्लियर उनको पहुंच जाए कि अगली बार जो है वो गठबंधन का नियम जो धर्म है वो निभाएं और सबको साथ में लेके चले उद्धव ठाकरे? ठीक है, बात करेंगे इस विषय पे। आप या राहुल गांधी? बात करेंगे हम इस विषय पे। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया अलायंस का फील गुड यूपी में कब तक बरकरार रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि दो लड़कों यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी का असर अब की बार चुनाव परिणामों में दिखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर यूपी में समाजवादी पार्टी 187 विधानसभा सीटों पर आगे रही, कांग्रेस 30 विधानसभा सीटों पर आगे रही। यानी अगर ये विधानसभा चुनाव हो रहा होता तो 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना रहे होते और बीजेपी खुद की 166, आरएलडी की 10 और अपना दल की 5 विधानसभा सीटें मिलाकर भी बहुमत से दूर होती। लेकिन सवाल तो यही है कि जब मसला केवल और केवल नरेंद्र मोदी से मुकाबले का था और जब अखिलेश यादव खुद सीधे मुकाबले में नहीं थे, तब तो अखिलेश ने राहुल को अपना कंधा दिया। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ से डायरेक्ट फाइट की परिस्थिति होगी, तब भी क्या अखिलेश उसी तरह राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश
जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां से 80 लोकसभा आती है, वहां पर इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त परिणाम दिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए। एनडीए जिसको आज इसकी सरकार ये बनाए हैं, इनको पूरा भरोसा था, जो बार बार अपने भाषणों में बोलते थे 400 पार, 80 में 80, 10 लाख पार, उत्तर प्रदेश ने उसकी हवा निकाल दी। ये बात किसी से छिपी नहीं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ज्यादा गठबंधन की दरकार कांग्रेस को है। ये समाजवादी पार्टी के साथ का ही भरोसा है कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी को प्रियंका गांधी हरा देती। अब ऐसा दावा राहुल गांधी कर सके हैं। बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। लेकिन 4 जून के बाद से अखिलेश यादव का एक भी बयान ऐसा नहीं है जिसमें वो कांग्रेस के साथ की बात कर रहे हों। और तो और अखिलेश यादव का नया कदम दिल्ली में राहुल गांधी के कद को ओवरशैडो कर सकता है। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट और यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दिया है। अखिलेश की समाजवादी पार्टी की सीटें बीजेपी और कांग्रेस के बाद संख्या बल में तीसरे नंबर पर है। यानी अखिलेश यादव के संसद में होने से विपक्ष का सारा फोकस अकेले राहुल गांधी पर नहीं होगा, लाइमलाइट अखिलेश पर भी होगी। अखिलेश एक एक चुनाव को नई नई परिस्थितियों से आंकते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं। मसलन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने यूपी में 17 सीटों की कांग्रेस की मांग को स्वीकार किया, लेकिन इसके बामुश्किल कुछ ही महीनों पहले जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, तो यही अखिलेश कांग्रेस को चालू पार्टी बताते फिर रहे थे। कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबल्द में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? ये बात सही है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा बैकफायर हुआ, लेकिन 2023 में इंडिया अलायंस जिस मकसद से बना था वो तो पूरा नहीं हुआ। इनकी कथित एकजुटता मोदी को हटा नहीं सकी। पंजाब, केरल, बंगाल जैसे राज्यों में इंडिया अलायंस में इतनी भी सहमति नहीं बनी कि वो साथ मिलकर चुनाव लड़ें, जबकि इसके उलट एनडीए ने चुनाव से पहले और चुनाव नतीजे आने के बाद पक्की एकजुटता का प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री उस विपक्ष को जवाब दे रही है जो कहता है कि नरेंद्र मोदी ने सहयोगियों को झुनझुना मंत्रालय पकड़ा दिया। ये बात सही है कि कैबिनेट मंत्री पद को लेकर महाराष्ट्र में एनडीए में कुछ मांगे हैं। अजीत पवार की एनसीपी कैबिनेट मांग रही थी, नहीं मिला तो सरकार में शामिल नहीं हुई। एकनाथ शिंदे को भी सिर्फ एमओएस स्वतंत्र प्रभार से संतुष्टि नहीं, लेकिन बात जब एनडीए की एकजुटता की होती है तो ऐसा संदेश नहीं उभरता कि किसी नेता ने किसी नेता का फोन नहीं उठाया। नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वातलं जे मंत्रिमंडळ आलेलं आहे ते पूर्ण बहुमतामधलं आहे। एनडीएचं पूर्ण बहुमतापेक्षाही आमच्याजवळ 21 खासदार जास्तीचे आहेत आणि त्यानंतर जवळपास 10 ते 12 अपक्ष खासदारांनी सुद्धा पाठिंबा दिलेला आहे। जवळपास 305 ची संख्या आज आमच्याजवळ झालेली आहे। पण जे काही विरोधक ह्या अफवा पसरवत आहेत की सरकार पडणार, 2 महिन्यात पडणार, 15 दिवसात पडणार, टिकणार नाही, मध्यावधी निवडणुका होतील। आज की एनडीए का सबसे मजबूत जोड़ नरेंद्र मोदी हैं। ये बात एनडीए स्वीकार कर चुका है। इतना ही मैं कहूंगा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है,
ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। एनडीए बनाम इंडिया अलायंस में अंतर स्थिरता का है। इंडिया अलायंस में अगर शोले भड़कने लगे हैं तो इसके उलट एनडीए ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि देश का भविष्य उसी के साथ है। एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तमाम अटकलों का बाजार गर्म है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे या फिर रायबरेली की सीट। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष ने संकेत दिया है कि राहुल वायनाड छोड़ सकते हैं, लेकिन राहुल ने वायनाड में आज रैली में जो बयान दिया उसमें उन्होंने मोदी को बायोलॉजिकल और खुद को इंसान बताकर जनता के बीच अपने फैसले को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की। लेकिन राहुल के बारे में ज्यादा चर्चा रायबरेली की सीट पर ही बने रहने की चल रही है। ऐसे में राहुल अगर रायबरेली को चुनते हैं तो उनके सामने क्या चुनौती आने वाली है? राहुल के इस फैसले का असल में इसको अखिलेश वेलकम करेंगे या नहीं? एक्सक्लूसिव स्टोरी ये रही। Now, I have a dilemma in front of me. The question is, will I be Member of Parliament of Wayanad or will I be Member of Parliament of Raebareli? धर्म संकट में फंस गए हैं राहुल। उनके सामने अब सियासत का सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहें या सवाल कहें, वो आकर खड़ा हो गया है। सवाल ये कि वो रायबरेली से सांसद रहेंगे या वायनाड से सांसद रहेंगे। ये सवाल सिर्फ एक संसदीय सीट को छोड़ने और पकड़े रहने भर का होता तो बात दिगर थी, लेकिन ये सवाल राहुल के राजा बनने के साथ साथ पूरी कांग्रेस के भविष्य की दशा और दिशा को तय करने वाला है। क्योंकि मोदी के 10 साल के शासन काल में तकरीबन खत्म सी हो गई कांग्रेस को 2024 में नया जीवन दान मिला है और देश भर के तमाम कांग्रेसियों को गांधी परिवार से एक नई उम्मीद की किरण नजर आई है। मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस ने खूब सियासी कसरत की। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने मोदी के खिलाफ विचारधारा को दरकिनार कर देश भर के 26 राजनीतिक दलों को एक साथ लाया और इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन बनाया। चुनाव से पहले पूरे देश में राहुल ने पैदल यात्रा निकाली। न्याय यात्रा के जरिए राहुल ने पूरे देश को नाप दिया। दक्षिण से लेकर उत्तर और पूरब से लेकर पश्चिम तक हजारों किलोमीटर की यात्रा की। जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को और साथ ही साथ अपनी ताकत को जाना और समझा। कहने का मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाई जो इस देश के नेतृत्व के लिए चाहिए। कांग्रेस भले ही इस जीत को राहुल गांधी की जीत बता रही हो, लेकिन सत्ता संख्या के समीकरण को समझती है। जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस मोदी के 10 साल के शासन के खिलाफ मात्र 99 सीट ही जीत हासिल कर पाई और बीजेपी तकरीबन 2.5 गुना यानी 240 सीटें जीतने में कामयाब रही। जीत की 99 सीटों का देश भर के राज्यों से कनेक्शन देखें तो कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि वो हर राज्य से छोटा ही सही प्रतिनिधित्व बटोर कर लाई है। ग्राफिक्स के जरिए कांग्रेस की पैन इंडिया प्रेजेंस को देखिए। उत्तर प्रदेश 6 सीट, बिहार 3 सीट, छत्तीसगढ़ 1 सीट, गोवा 1, गुजरात 1, हरियाणा 5, झारखंड में 2 सीट, कर्नाटक 9 सीट, केरल में 14 सीट, लक्षद्वीप 1, महाराष्ट्र 13, मणिपुर 2, मेघालय 1, नागालैंड 1, उड़ीसा 1, पुडुचेरी 1, पंजाब 7, राजस्थान 8 और तमिलनाडु में 9, तेलंगाना में 8, वेस्ट बंगाल में 1, असम में 3 और चंडीगढ़ में 1।
कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 राज्यों में केवल डबल डिजिट सीट्स जीत पाई हैं। महाराष्ट्र में 13 सीट और केरल में 14 लोकसभा सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। इस वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से राहुल गांधी ने पिछली बार भी जीती और इस बार भी उन्होंने अच्छी मार्जिन से के वायनाड के कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत हासिल कर पाए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस दक्षिण को लेकर कांग्रेस उम्मीदों का गोता लगा रही थी और दक्षिण से दिल्ली का सपना संजो रही थी, वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में कांग्रेस के सामने भविष्य की रणनीति क्या होगी? इसी भविष्य के सवाल में राहुल कंफ्यूज है और वायनाड की जनता के सामने लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि मोदी बायोलॉजिकल हैं, उन्हें ऊपर से निर्णय मिल जाता है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं। Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. I am a human being. You know, you saw in the election first, the Prime Minister said 400 par. After that, 400 par disappeared and 300 par came. Right. After that, 300 par disappeared. And then he gave a speech where he said, I am not biological. He said, after my mother passed away, I realized that I am not a biological person. I don't take any decision. I have been put on this earth by Paramatma and he takes all the decisions. But unfortunately, I do not have this luxury because I'm a human being and God does not order me. In fact, it is for me, it is much simpler. My God is the poor people of India. My God is the people of Wayanad. So for me, it's very easy. I just go talk to the people and my God tells me what to do. 2019 में अमेठी से हारे राहुल का वायनाड ने साथ दिया था और इस बार भी दिया है, लेकिन पिछली बार राहुल के पास दोनों सीट का ऑप्शन नहीं था। इस बार उनके पास ऑप्शन आ गया क्योंकि रायबरेली से भी जीत गए हैं राहुल। हालांकि राहुल जिस रायबरेली से जीते हैं उस रायबरेली में वो आना नहीं चाहते थे। कितना सियासी ड्रामा हुआ है अमेठी और रायबरेली को लेकर ये पूरे देश ने देखा। वो तो बहन प्रियंका को क्रेडिट जाना चाहिए जिन्होंने भाई राहुल को अमेठी से ना सही रायबरेली से ही चुनाव लड़ने के लिए मना लिया। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस को एक भी सीट की उम्मीद नहीं थी, वहां से 6 सीटें जीतकर कांग्रेस का हौसला बुलंद है। हौसला इतना बुलंद है कि मंच से राहुल कहते हैं कि अगर प्रियंका को वाराणसी से खड़ा किया जाता तो वो मोदी को भी हरा देती। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी। मौसी को मूंछ होती तो मामा होते वाली कहावत है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। नई कहानी क्या है, ये बड़ा सवाल है। क्या प्रियंका को वायनाड भेजने की तैयारी है और राहुल रायबरेली से सांसद रहने वाले हैं? सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस राहुल को रायबरेली सीट से सांसद बने रहने पर ज्यादा जोर लगा रही है, क्योंकि कांग्रेस को समझ आने लगा है कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में ताकत बढ़ाने से ही राहुल दिल्ली हासिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से ही कांग्रेस ज्यादा मजबूत हो सकती है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा देश ये जानता है कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश दिल्ली को किस तरीके से साधता है। इस बार के नतीजे ही देख लीजिए। बीजेपी को 2019 के नतीजे अगर उत्तर प्रदेश से मिल जाते और इसके साथ ही 29 सीटें उसे और मिल जाती तो तस्वीर कुछ और होती। बीजेपी अपने बूते सरकार बना लेती, उसे एनडीए के सहयोगी दलों का जो सहयोग था उसे नहीं लेना पड़ता। लेकिन अखिलेश की पीडीए वाली सोशल इंजीनियरिंग ने मोदी योगी के डबल इंजन की रफ्तार को न सिर्फ ब्रेक लगा दिया, बल्कि अकेले यूपी से 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और अखिलेश ताकतवर नेता बनकर उभरे, जो राहुल के बाद दूसरे नंबर पर है। और नंबर कितने
महत्वपूर्ण होते हैं ये अखिलेश को इस चुनाव में बखूबी समझ आ गया है। 2019 में 5 सीटों पर भले किसी ने ना पूछा हो, लेकिन अब सबसे ज्यादा अखिलेश पूछे जा रहे हैं। सरकारें गिरा करती हैं, सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। अखिलेश का ये बयान फिलहाल मोदी के एनडीए के लिए है, लेकिन सियासत में ताकत के बाद और ताकत का चलन है। अखिलेश की नजर दिल्ली की तरफ घूम चुकी है। समाजवादी सियासत के पुरोधा पिता मुलायम सिंह यादव भले चूक गए, लेकिन अखिलेश नहीं चूकेंगे। अगर गठबंधन में साथ रहे और मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन आगे भी खड़ा रहा तो खुद को कांग्रेस से बड़ा करने की कोशिश अखिलेश जरूर करेंगे। यानी इसका सीधा मतलब है कि यूपी में वो अपनी जमीन अब कम नहीं होने देंगे, बल्कि उसका विस्तार करेंगे। ऐसे में अगर कांग्रेस 6 सीटों के सहारे अपने सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को रायबरेली के जरिए उत्तर प्रदेश में जड़ें जमाने का मंसूबा पाल रही है, तो क्या अखिलेश और राहुल के बीच वैसी ही सियासत जिंदा रहेगी जैसी 2024 के चुनाव में देखने को मिली? ये भविष्य की सियासत का सबसे बड़ा सवाल होगा। राहुल के लिए रायबरेली या फिर वायनाड, कौन सी सीट कैसी रहेगी, इस पर हमने दोनों ही जगह की पब्लिक से राय जानी। आप भी सुनिए क्या कह रही है जनता। राहुल गांधी को वायनाड सीट छोड़नी चाहिए, क्योंकि रायबरेली हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, हम नौजवान ने, क्योंकि हम लोग बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट दिया है। वायनाड ही छोड़ेंगे, क्योंकि रायबरेली अगर वो छोड़ देते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी जो बड़ी सीटें हैं वो जीरो हो जाएंगे, और ऊपर से रायबरेली दोबारा वो जीत भी नहीं पाएंगे। जो ज़्यादा बेहतर तो होगा कि इनके लिए वायनाड छोड़ दें, क्योंकि उत्तर भारत में अगर जिस हिसाब से रायबरेली में इन्होंने लीड ली है उस हिसाब से इनकी कुछ संभावनाएं इनको दिखती होंगी। अब यहाँ रायबरेली की जनता को तो बड़ा अफसोस हो रहा है राहुल गांधी को जिता के, क्योंकि इनकी सरकार बनी नहीं है और सरकार बनने की उम्मीद भी नहीं थी। वो तो एक धोखे में आके इन्होंने वादा किया था कि 1 लाख रुपए देंगे और क्या करेंगे। तो जनता तो यही चाह रही है कि रायबरेली सीट छोड़ें। प्रियंका गांधी should come forward and contest from here. Yeah, she must have to come forward to Kerala, because another leader must be from Kerala is very interesting for us, and it's from her heart. She must be here. She also got the same kind of support when Rahul Gandhi got. Yeah, of course. She must now. I think little bit more than Rahul ji will get support for Priyanka. More votes than Rahul Gandhi say. Rahul Gandhi is now. वैसे प्रियंका समाजवादी पार्टी को कबूल होती, क्योंकि प्रियंका अखिलेश के लिए चुनौती नहीं बन पाती। अखिलेश भी मन ही मन यही चाहते होंगे कि कांग्रेस वजूद में रहे, लेकिन मजबूती से ना रहे, क्योंकि कांग्रेस यूपी में मजबूत होगी तो टकराव ही नहीं होगा बल्कि तलवारें भी खींचेंगी। वैसे भी एक म्यान में 2 तलवारें कहां रह पाती हैं। दक्षिण में केरल से कांग्रेस ने 14 सीटें जीती हैं। अगर राहुल रायबरेली में होंगे तो निश्चित तौर पर प्रियंका वायनाड के लिए रिजर्व होंगे। और दक्षिण में इस बार बीजेपी ने पांव पसारे। खुद केरल में बीजेपी ने त्रिशूर से पहली बार 1 सीट जीतकर दखल दे दी। इतना ही नहीं, सुरेश गोपी को मोदी ने अपने कैबिनेट में राज्य मंत्री पद भी दिया है। यानी बीजेपी का साउथ प्लान क्लियर है। अगर कांग्रेस ने थोड़ी भी ढील छोड़ी तो बीजेपी अगली बार 1 से 11 होने में वक्त नहीं लगाएगी, और ये हिस्सा कांग्रेस का ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। क्या भारत पाकिस्तान पर बड़े स्ट्राइक की तैयारी में है? क्या 9 का बदला 90 से लिया जाएगा? क्या बालाकोट स्ट्राइक से आगे की प्लानिंग हो चुकी है? ये सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वैष्णो देवी धाम के श्रद्धालुओं की बस पर हमले के बाद देश के जाबाजों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि आतंकियों की ही नहीं बल्कि उनके आकाओं की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
घाटी में आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले गुनहगारों पर कार्रवाई का फुल एंड फाइनल ऑर्डर दे दिया गया है। पहला आतंकी ढेर, AK-47 राइफल और बैग बरामद। दूसरा आतंकी भी ढेर, मेड इन US M4 कार्बाइन बरामद। मैं दिखाता हूं मौत का सामान, ये देख लीजिए, देखने में बड़े अच्छे लगते होंगे, लेकिन ये ग्रेनेड है जिससे कई परिवार पिछले कई सालों में उजड़ चुके हैं। ये देखिए, ये ग्रेनेड लेकर आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि कई परिवार उजड़ सकते थे, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने एक बार फिर से दिखा दिया, देश सेवा वर मोहे हे शुभ कर्मन से कभू न टरू अरसो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। इस दृढ़ निश्चय के साथ ये खड़े रहते हैं और हमेशा देखते हैं कि देश की सुरक्षा और देशवासियों की रक्षा किस तरीके से करनी है। और इस बार फिर से इन्होंने वही कारनामा कर दिखाया है। 15 घंटे के अंदर ऑपरेशन में दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया जो पाकिस्तान से आए थे और उनको जहन्नुम पहुंचा दिया। और एक बार फिर से लोगों के चेहरे पर मुस्कान और राहत की सांस लेते हुए नजर आए। पाकिस्तानी घुसपैठियों की अब खैर नहीं। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों को क्लियर मैसेज दे दिया गया है, सेना ने बदला लेने की ठान ली है। 9 का जवाब 90 से दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या है ये सीक्रेट प्लान, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको ये दिखाते हैं कि आतंकियों ने कहां-कहां अपने मंसूबों को अंजाम दिया है। ये 3 तस्वीरें आतंकियों के मंसूबों की गवाही दे रही है। घाटी की हवा में जहर घोलने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों ने 60 घंटे के भीतर 3 आतंकी हमले किए। रियासी में भक्तों से भरी बस को निशाना बनाया तो अगले दिन 2 घटना को अंजाम दिया। कठुआ में घर पर हमला किया तो वहीं डोडा में पुलिस चेकपोस्ट पर फायरिंग की। जम्मू कश्मीर की फिजा बदल रही है, विकास की रफ्तार तेज है। घाटी के लोग न्यू इंडिया के सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस यही बात पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को नागवार गुजरने लगी। पहला हमला 9 जून शाम 6:15 बजे जम्मू के रियासी में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25-30 राउंड फायरिंग की। इसमें ड्राइवर को गोली लगी, बस खाई में गिर गई जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 41 लोग घायल हो गए। पुलिस ने संदिग्ध आतंकी का स्केच जारी किया है, उस पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। आतंकी हमले की दूसरी घटना को 11 जून रात 8 बजे अंजाम दिया गया। कठुआ के सोहल गांव में 2 आतंकियों ने घर का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजा बंद कर शोर मचाया, जिसके बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कल आतंकवादी यहाँ पे पानी मांगने आए तो इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, शोर मचाया ताकि सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पहुंच जाएं और उन आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी यहाँ से मार गिराएं। लेकिन आज आप देख सकते हैं, कल इन्होंने आतंकवादियों को पानी तो नहीं पिलाया, लेकिन देखिए पुलिस के जवानों को किस तरीके से पानी पिला रहे हैं। और कोशिश ये है कि ये पुलिस के हर शख्स को जो यहाँ पे ड्यूटी पे है उसे पानी पिलाया जाए। लोग तो सहमे हुए हैं, लेकिन हमारे गाँव के युवा है जो बेझिझक उनसे लोहा लेने की कोशिश कर रहे हैं। कल कोशिश की उन्होंने आतंकवादियों के सामने खड़े होकर और अपनी आवाज़ से, अपने शोर से आतंकवादियों को गांव से बाहर भगाया है हमारे गांव। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी फोर्सेस के, आर्मी जवानों के। आतंकी हमले की खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ियों पर भी आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए पहले आतंकी के पास से AK-47 राइफल और बैग बरामद किया गया, जबकि दूसरे आतंकी के पास से मेड इन अमेरिका M4 कार्बाइन बरामद किया गया। जवाबी कार्रवाई के दौरान CRPF का एक जवान भी शहीद हो गया। हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, CRPF, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई है, लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर। तो यहाँ क्या समझा जाए, जो 2 आतंकी थे उनको मार 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है।
11 जून की देर रात ही तीसरी आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। रात के 1 से 2 बजे के बीच आतंकियों ने जम्मू के डोडा में पुलिस की जॉइंट चेक पोस्ट को निशाना बनाया। हमले में 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गए। आतंकियों के इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है।